तीन गरीब दो अमीर बहू का पहला बच्चा। पता नहीं ये तीनों किचन में ऐसी भी कौन सी स्पेशल चाय बना रही है जो इतनी देर लग रही है। संगीता, उपासना, बबीता, अरे ओ गरीब की बेटियों, बनी कि नहीं तुम्हारी चाय? लो, बज गई सासू माँ नाम की सीटी। जब देखो हम बेचारी बहुओं पर चढ़ी रहती हैं। बबीता, बड़बड़ाना बंद करो, मैंने चाय छान दी है, लेके जाओ। माँ जी, चाय है? वही सूखी चाय पिए ना, नमकीन न बिस्किट। नमकीन बिस्किट ये रहे देवरानी जी, ला ही रही थी। तभी सौदामिनी तीनों बहुओं को सुनाने लगती है। क्यों री कंजरियों, मैंने तुम तीनों को कितनी बार कहा है ना, दूध में पत्ती ज्यादा लगाया करो। मेरी दोनों बहुएं माँ बनने वाली हैं, उन्हें ताकत की जरूरत है। ये पतली पानी वाले दूध की चाय नहीं चलेगी, गाढ़े दूध की चाय बनाना, समझी? जी माँ जी। माँ जी, आज खाने में कटहल के कोफ्ते और थोड़ी गवार फली बना लूं, खाने का बड़ा मन है। तो अब मेरी तीनों गरीब बहुएं एक दिन में 2 तरह की सब्जियां खाएंगी। क्यों री, तुम्हारे भिखमंगे मायके वालों ने मेरे घर में क्या सब्जियों का भंडार भिजवाया है? इस घर में वही बनेगा जो मेरी दोनों बहुएं ऑर्डर देंगी। सासू माँ, मुझे मटर पनीर खाना है और मुझे मटर मशरूम और पुलाव खाना है, तो वही बनाना। बेचारी तीनों गरीब बहुएं अमीर देवरानियों का ऑर्डर लेकर किचन में आ जाती हैं। तभी बबीता रोते हुए बोलती है, जी, सासू माँ का फर्क और झेला नहीं जाता। उन दोनों के साथ हमारा भी पहला बच्चा है, मगर एक दहेज के चलते हम तीनों के साथ, हमारे होने वाले बच्चों के साथ भी ये कैसी नाइंसाफी हो रही है। ये कहते हुए वह शादी के बात को याद करने लगती हैं। देखो मंगतराम, जब तक तुम तय किया हुआ दहेज नहीं दे देते, ये फेरे नहीं होंगे। बेचारा गरीब मंगत अपने सर की पगड़ी उतार कर सौदामिनी के पैर में रख देता है। ऐसा मत कहिए समधन जी, अगर आज मेरे तीनों बेटियों की डोली नहीं उठी तो वो जात बिरादरी में तमाशा बनकर रह जाएंगे। उठिए बाबूजी, ये शादी होगी। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। यश, तू मेरी बात काट रहा है, अपनी माँ की बात। माँ, यश भैया ठीक कह रहे हैं। इज्जत चाहे गरीब के घर की हो चाहे अमीर की, एक दहेज के चलते किसी की इज्जत उछालना कहीं की समझदारी नहीं। सौदामिनी के तीनों बेटे बिना दहेज के गरीब मंगत की बेटियों का हाथ थामते हैं। थोड़े ही दिनों में अपने बाकी के 2 बेटों की शादी सौदामिनी अमीर घर देखकर कीर्ति और पवित्रा से कर देती है। दोनों ही अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आती हैं। अरे आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। सासू माँ, हम दोनों बहू बनकर आई हैं, एक रील तो बनती है। #वेलकम। ये तीनों फोटो में कौन आ गई? देवरानी जी, हम आपकी जेठानी हैं। What? जेठानी? I mean, seriously? तुम्हें देखकर मुझे लगा था जैसे तुम शादी में बर्तन धोने आई हो। कीर्ति बहू, ये इस घर की नौकरानी ही है। अब इनके गरीब बाप ने दहेज तो दिया नहीं, तो मैं इन तीनों को मुफ्त में रोटियां थोड़ी तोड़ने दूंगी। अपनी दोनों अमीर बहू के सामने सौदामिनी अपनी गरीब बहू की बहुत बेइज्जती करती है। एक ही घर की बहुएं होकर भी जहाँ बेचारी तीनों नौकरों की तरह काम करती, वहीं दोनों उन्हें बस ऑर्डर देती। थोड़े दिनों बाद तीनों गरीब बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। माँ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए, आप दादी बनने वाली हैं। तो क्या करूं, नाचूं, गाऊं? अरे तुम तीनों गरीब दुनिया में क्या पहली माँ बनोगी? मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं करूंगी, कह देती हूँ। सौदामिनी की इस बात से बेचारी तीनों गरीब बहुओं की आंखें भर आती हैं। थोड़े दिनों में उसकी दोनों अमीर बहुएं भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सासू माँ, गेस व्हाट, हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सचमुच? अरे जुग जुग जीती रहो मेरी बहू रानियों, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये तुम दोनों का पहला बच्चा है, इसलिए तुम्हारे खाने पीने का ध्यान मैं खुद रखूंगी। अगले ही दिन सौदामिनी अपने दोनों अमीर प्रेग्नेंट बहू के कमरे में खाने पीने की सारी चीज, काजू बादाम फल फ्रूट से भर देती है। तभी उपासना जूस लेकर वहां आती है। माँ जी, जूस। माँ जी, आशा जी ने संगीता के शरीर में खून की कमी बताई है, उसके लिए अनार फल फ्रूट लाना था, पैसे दे दीजिए। मैं तुझ गरीब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, चल भाग यहाँ से। माँ जी, कीर्ति और पवित्रा के साथ हम तीनों का भी ये पहला बच्चा है। जैसे ही आपको पता चला कि ये दोनों प्रेग्नेंट हैं और माँ बनने वाली हैं, आपने इनके कमरे को हर खाने पीने की चीजों से भर दिया। हो, देख लीजिए मम्मी जी, ये गरीब हमारे कमरे में खाने पीने की चीजों को निहार कर नजरें लगा रही है। पवित्रा की बातों में आकर सौदामिनी गरीब उपासना की कलाई मरोड़कर कमरे से निकाल देती है। निकल, दफा हो यहाँ से तू।
वरना खड़ी खड़ी मेरी दोनों प्रेग्नेंट बहू के खाने में टोक लगाती रहेगी। एक तरफ जहां बेचारी तीनों प्रेग्नेंट गरीब बहुएं रूखी सूखी रोटी खाती रहीं, वहीं अमीर बहुएं दिन भर जूस, फ्रूट, काजू, बादाम खाती और जो भी वह ऑर्डर देती खाने में भी वही बनाती। वहीं गरीब बहुओं को गर्भावस्था में भी अपने मन पसंद का खाने के लिए तरसना पड़ता। इसी तरह से पांचों को 6-7 महीने हो गए। पता नहीं हमारी ये गरीब जेठानियां कब तक खाना बनाकर लाएंगी। अरे ओ महारानियों, जल्दी से खाना लगाओ, मेरी बहुएं भूखी हैं। जी माँ जी। तीनों मेज पर खाना लगा देती हैं। तभी कमजोरी से बबीता का सर चकरा जाता है और वो गिर जाती है। बबीता, तुम ठीक तो हो? माँ जी, बबीता आंखें नहीं खोल रही, इसे डॉक्टर के पास ले चलिए। और डॉक्टर का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? ये नाटकबाजी बंद करो, बेहोश है, मरी नहीं है। उपासना पानी के छींटे उसके मुंह पर मारती है। बबीता, तुम ठीक तो हो? पता नहीं जिज्जी, सवेरे से सर घूम रहा है, उल्टियां भी हो रही हैं। उपासना दीदी, सवेरे बबीता ने कल रात की बची बासी रोटी खाई थी, लगता है वही नुकसान कर दिया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी दाल चावल भिगोकर खिचड़ी बना देती हूँ। खबरदार, जो खिचड़ी बनाई जो है वही खाओ। माँ जी, बबीता का 7वां महीना चल रहा है। अरे आप अपनी दोनों बहू के लिए तो ऑर्डर देकर ताज़ा खाना बनवाती हैं, मगर मजाल है जो कभी हम तीनों गरीबों के लिए ताज़ा खाना बनवाया है, जबकि हमारा भी तो पहला बच्चा है। आप दहेज की लालची हैं। आपकी दोनों बहू के घर से दहेज आया, इसलिए आप उन्हें सराखों पर बिठाकर रखती हैं और हमें पैरों में। संगीता के मुंह से कहा गया कड़वा सच सुनकर सौदामिनी उसे खींचकर चाटा मार देती है। 2 कौड़ी की गरीब की बेटी मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरी औकात क्या है? इतने में उन तीनों के पति भी आ जाते हैं। बस कीजिए माँ, बहुत हो गया। एक प्रेग्नेंट औरत पर इस तरह से अत्याचार करते, हाथ उठाते एक बार भी नहीं सोचा। संगीता, उपासना, भाभी, बबीता, आप तीनों मायके चली जाइए, वरना हमारी माँ का किया गया दहेज का लालच हमारे बच्चों की जान न ले ले। बेचारी तीनों गरीब बहुएं अपने मायके चली जाती हैं, मगर सौदामिनी के लिए उसे अपनी दोनों अमीर बहू के रंग दिखने बाकी थे। सासू माँ, शाम हो गई है, आप अभी तक सोफे पर पड़ी हुई हैं, जाइए जाकर खाना बनाइए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पवित्रा बहू? तुम दोनों के होते हुए मैं क्यों बनाऊं खाना? What do you mean मम्मी जी? हम इस घर में लाखों का दहेज लेकर आए, इसलिए नहीं कि हम किचन में गंदे बर्तन घिसे और रोटियां पकाएं। अब जाइए। सौदामिनी अकेले ही किचन में खाना बनाती है, वहीं दोनों पतियों से पैर दबवाने लगती हैं। प्रतीक, क्या कर रहे हो? अच्छे से पैर दबाओ। दबा तो रहा हूं पवित्रा। ये देखकर सौदामिनी अपनी अमीर बहू को सुनाने लगती है। बहू, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अरे पति तो परमेश्वर होता है और तुम दोनों मेरे बेटों से पैर दबवा रही हो। आपका बेटा? प्रतीक आपका बेटा था सासू माँ, मगर अब वो मेरा पति है। मैंने इसे दहेज देकर खरीदा है। अब मैं चाहे इससे बर्तन मंजवाऊं या पैर दबवाऊं, ये मेरी मर्जी। इस पर सौदामिनी पवित्रा को थप्पड़ मारती है। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? गलती मेरी ही है जो मैंने तुम दोनों को सर पर बिठाया और तुम्हारे भड़कावे में आकर अपनी लक्ष्मी जैसी बहुओं पर जुल्म ढाए, वो भी उस पड़ाव में जब वह तीनों ममता की चौखट पर बैठी थी। मगर अब मैं अपनी भूल सुधारूंगी। अपने किए पर पछताते हुए सौदामिनी उनके मायके आती है। माँ जी, आप यहाँ? सौदामिनी रोते हुए अपनी गरीब बहुओं के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दो बहू, तुम तीनों के साथ तुम्हारे होने वाले बच्चों की भी गुनाहगार हूँ मैं। मैं अपने होने वाले पोते पोतियों की माँ को लेने आई हूँ। घर चलो, मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम्हारे बगैर सारा घर आंगन सूना है। सास का पछतावा देखकर तीनों गरीब प्रेग्नेंट बहुओं की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह ससुराल आ जाती है। मैं अपनी तीनों प्यारी बहू के पहले बच्चे की गोद भराई ऐसे करूंगी कि दुनिया देखेगी। माँ जी, हम दोनों आपसे माफी मांगने आई हैं। अमीरी के घमंड में आकर हमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए। माँ जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आज खुशी का पल है। सौदामिनी दोनों को माफ कर देती है और बड़े ही धूमधाम से अपनी दोनों अमीर बहू के साथ अपनी तीनों गरीब प्रेग्नेंट बहू की गोद भराई करती है। अंकिता, अंकिता, यार मेरी टाई कहाँ है यार? मिल ही नहीं रही है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ ना। अरे वही अलमारी में रखी है, राइट साइड देखो, मिल जाएगी।
अरे बाबा, पूरी अलमारी देख ली है, नहीं मिल रही है। तुम आकर देखोगे एक बार? आ रही हूँ। ये क्या है, सामने तो रखी है। आपको भी आजकल दिखना कम हो गया है। डॉक्टर से अपनी आंखें चेक करवा लो। गुस्सा क्यों कर रही हो बाबा? बहुरानी बनकर आई थी, लेकिन इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अंकिता बहू, ओ अंकिता बहू, मेरी माला किधर रखी है? पाठ करने का समय हो गया है। ये लो, अब माँ जी को उनकी माला नहीं मिल रही है। आई माँ जी, ये देखिए, मंदिर में तो रखी हुई है। मुझ में और नौकरानी में कोई फर्क नहीं रहा है। बस वो सैलरी लेकर काम करती है और मैं बिना सैलरी की। कब से कह रही हूँ कि देवर जी की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब देवर जी की शादी करवा दो। देवरानी आएगी तो मेरे काम में मदद हो जाएगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। अब जल्द से जल्द देवेश की शादी करवानी होगी। ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्त की शादी से हो आऊं, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। देवेश अपने दोस्त की शादी के लिए रामपुर गांव निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता इस बात से खुश होती है कि उसके देवर की शादी से अब उसके काम का दबाव कम होगा। भाई कुछ भी बोलो, इन गांव की शादियों की वाइब भी अलग होती है यार। वो तो है, लेकिन वो लड़की कौन है यार जो दुल्हन के साथ बैठी हुई है? लड़की, उसका नाम माधुरी है, दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है। यार मुझे तो ये लड़की काफी अच्छी लग रही है। तुझे इस काली लड़की में ऐसा क्या पसंद आ गया यार? मुझे इसके काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और मैं शहर जाते ही माँ से इसके बारे में बात करूंगा। जिसके बाद देवेश ऐसे ही करता है और शादी खत्म हो जाने के बाद वो अपने घर जाकर अपने परिवार से इस बारे में बात करता है, जिसे सुनकर देवेश की माँ लाजवंती इस शादी के लिए हाँ कर देती है और सिर्फ कुछ ही महीनों में देवेश और माधुरी की शादी हो जाती है। शादी के बाद माधुरी पहली बार शहर आती है। हाय मोरी मैया, कितना बड़ा घर है। ऐसा लागत रहा है कि किसी बड़े महल में हम आई गवाह हो। ओह माय गॉड, ये तुम कैसी लैंग्वेज में बोल रही हो? अरे जेठानी जी, ये तो हमारे गांव की शुद्ध भाषा है। हम तो गांव में ऐसे ही बात करत है। देवर जी, आपको भी पूरी दुनिया में क्या यही गांव की जाहिल लड़की पसंद आई थी? एक तो जाहिल, ऊपर से काली। अंकिता बहू, अपने गांव की भाषा बोलना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी गांव की रहने वाली हूँ और हम लोग भी ऐसे ही बात करते थे। और इसके काले रंग से जब मुझे और देवेश को कोई परेशानी नहीं है, तो तुझे क्या परेशानी है? अपनी देवरानी की भाषा और उसके काले रंग से अंकिता का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। अंकिता बहुत बड़े और अमीर परिवार से होती है। वहीं अमीर होने के साथ साथ वो काफी पढ़ी लिखी भी होती है, जिसके कारण अंकिता के अंदर काफी घमंड होता है। खाना तैयार है, सब लोग आ जाइए। अरे ये कब हो जाए, आज तो एकादशी है। आज के दिन चावल नहीं बनावत है। मेरी शादी के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन इस घर में चावल ना बने हो। सबको चावल खाना पसंद है, इसलिए हमारे घर में रोज चावल बनते हैं। ये एकादशी जैसा कुछ नहीं होता। अंकिता बहू, एकादशी पर सच में चावल नहीं खाते हैं। शहर में रह रहकर मैं भी अपने सारे रीति रिवाज भूल गई, लेकिन माधुरी बहू की वजह से मुझे सारी चीजें याद आ रही है। इसलिए अब से एकादशी पर कभी भी चावल नहीं बनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो इसे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इसकी बात तो ऐसे मानी जा रही है जैसे घर की मालकिन हो। अंकिता बात बात पर माधुरी के काले रंग और गांव से होने की वजह से उसे ताना देती है, लेकिन गांव की भोली भाली माधुरी अब जेठानी से कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। माँ जी। हाँ बहू, बोल क्या हुआ? माँ जी, वो छठ पूजा आवत है। हमार गांव माँ हर कोई छठ पूजा मनावत है, तो हम सोच रहे थे इस बार हम छठ माता का व्रत रखे। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी इस बार छठ पूजा का व्रत रखने के लिए सोच रही थी। शादी से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद मैं छठ पूजा का व्रत रखूंगी, लेकिन नहीं रख पाई। लेकिन आज तेरी वजह से मुझे दोबारा मौका मिला है। अंकिता बहू, तू भी हमारे साथ छठ पूजा का व्रत रख। मुझे ऐसे व्रत में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे पास इन सभी बकवास चीजों के लिए समय है।
आप दोनों ही रखें ये छठ पूजा का व्रत। कौनो बात ना ही भौजाई, हम और माँ जी ही रख लेंगे व्रत। जिसके बाद दोनों सास बहू छठ पूजा की तैयारी में लग जाती हैं और बाजार जाकर सारी सामग्री खरीदती हैं। अरे वाह माँ जी, शहर के बाजार में भी गांव के बाजार की तरह कितनी चहल पहल होवत है। वो तो है बहू, अब चल घर चलकर छठ पूजा की तैयारी करते हैं। दोनों सास बहू सारा सामान लेकर घर पहुंचते हैं और छठ पूजा की तैयारी करने लगते हैं। माँ जी, हमने बांस की टोकरी में सारे फल रख दिए हैं और पूजा का भी सारा सामान तैयार कर दिया है। अरे बहू, तूने तो सारी तैयारियां खुद ही कर ली, वो भी इतने अच्छे तरीके से। चलो जल्दी से प्रसाद भी बना लेते हैं। अब आप लोग क्या बना रहे हैं? गुड़ की खीर? घर में चीनी क्या खत्म हो गई है जो आप गुड़ की खीर बना रही हैं? भौजाई छठ मैया के व्रत में गुड़ की खीर ही खाते हैं। तू तो चुप कर, अनपढ़ जाहिल गवार, बदसूरत कही की। अंकिता बहू, ये क्या बदतमीजी है किसी से बात करने की? लगता है तुम अपनी सारी तमीज भूल गई हो। माँ जी, इस गवार काली मनहूस के चक्कर में मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब से आई है तब से आप इसी के गुणगान गा रही हो। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। जा रही हूँ मैं यहाँ से। बनाइए आप अपनी गवार बहू के साथ ये गुड़ की खीर। इतना कहकर अंकिता वहां से चली जाती है। अंकिता की बातों का माधुरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। मुझे पता है कि तुम्हें ये छठ पूजा का व्रत पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मानो तो तुम माँ और माधुरी के साथ घाट पर चली जाओ, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। तुम अकेली रहकर यहाँ क्या करोगी? अपने पति की बात सुनकर ना चाहते हुए भी अंकिता को अपनी सास और देवरानी के साथ छठ घाट पर जाना पड़ता है। अरे वाह, हमको तो ऐसा लागत है कि हम अपने गांव में हैं, शहर में नहीं। बिल्कुल गांव की तरह ही सब लग रहा है। अच्छा हुआ मैं यहाँ इन लोगों के साथ आ गई। अब तो इस कल्लो माई को परेशान करने में काफी मजा आएगा। अभी इसे सबक सिखाती हूँ। बड़ी आई मेरी जगह लेने वाली। माधुरी और लाजवंती सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए पानी के अंदर बनी सीढ़ियों पर खड़ी होती है, जिसका फायदा उठाकर अंकिता चुपके से आती है और पानी के नीचे जाकर माधुरी को धक्का दे देती है, जिसके चलते माधुरी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके सर पर काफी गहरी चोट आ जाती है। लेकिन लाजवंती अंकिता को ये सब करते हुए देख लेती है। माधुरी बहू, माधुरी बहू, हे छठ मैया, मेरी बहू को बचा ले। अंकिता, ये तूने क्या किया? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे कोई मदद करो, मेरी बहू को अस्पताल लेकर चलो। आसपास मौजूद सभी लोग जल्दी से माधुरी को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर माधुरी का ट्रीटमेंट करता है और थोड़ी देर में माधुरी को होश आ जाता है। माधुरी बहू तो ठीक तो है ना? अगर आज माधुरी बहू को कुछ हो जाता तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करती। मैं जानती थी कि तू माधुरी बहू को पसंद नहीं करती, लेकिन तू इससे इतनी नफरत करती थी, मुझे ये नहीं पता था। निकल जा मेरे घर से, और आइंदा अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या करत है? ऐसा ना ही करिए। अंकिता भौजाई कहाँ जाई है? उन्हें माफ कर दीजिए। देख, जिसकी तूने जान लेनी चाहिए वही आज तेरा घर उजड़ने से बचा रही है। आज मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो सकता था। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरी ही साइड ले रही हो। कौनो बात नहीं भौजाई, आप तो हमारी बड़की जीजी की तरह हो। आप माफी ना ही मांगो। माधुरी अंकिता को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।